हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम 12th का जो सीबीएसई बोर्ड में ऐसा वाला सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड की थी। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, जिसको हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस कहेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वीडियो के अंदर जो कवर होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक डेरिवेशन है, उसको सॉल्व करेंगे। और फोर्थ टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस की वजह से पढ़ेंगे और साथ में उसका सुपरपोजिशन भी देखेंगे। इससे पहले वीडियोस काफ़ी सारी अपलोड हो चुकी हैं। कुलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ये सब चीज़ें पहले ही अपलोड कर चुके हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है बोर्ड एग्जाम की अपने 12th के, तो चैप्टर नंबर 1 की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। हम ऐसा दरोड़ा जो आपकी साइड बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी के ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे थे। अभी फिलहाल मैंने न्यूमेरिकल रोक दिए हैं, पहले थियोरेटिकल पार्ट कवर करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी आपके एग्जाम्पल्स वाले न्यूमेरिकल होंगे वो भी सब कवर करने हैं और साथ में जो आपके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनको भी कवर करना है। लास्ट में एमसीक्यूज फिलअप्स भी सॉल्व करेंगे हम इस चैप्टर की। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिल जाए। मुझे पता है आप लोग सब 11th से आए हो, आपने 11th में कुछ ये नहीं पढ़ रखा होता, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा पक्का। तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको आप सुपरपोजिशन लॉ बोलोगे। तो पहला सुपरपोजिशन लॉ ही देख लेते हैं, क्या है आपके पास सुपरपोजिशन लॉ। तो सुपरपोजिशन लॉ समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर काफी सारे चार्जेस रखे हुए हैं और ये सिस्टम एक स्पेस में है। मान लेते हैं चार्ज, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है। मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है और ये Q3 है, ये Q4 है। किसी को यही समझ में नहीं आ रहा हो चार्ज क्या होता है, तो वो पिछली वीडियो को देख सकता है। और ये आपके पास कोई चार्ज Q है। अब देखिए इन सबका मैंने नेचर सेम ले रखा, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। अब होगा क्या है, ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, इवन इस पर फोर्स लग रहे होंगे। हर एक चार्ज एक दूसरे चार्ज पर नया फोर्स लगा रहा होगा। अब इस कंडीशन में देखना है कि आपको किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्ज कितना फोर्स लगा रहे हैं वो देखना है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे आपके पास ये चार्ज Q था, Q1 की वजह से इस पर जो फोर्स लगी है वो लगी है F1, Q2 की वजह से इस पर जो फोर्स लगी है वो लगी है F2 एंड Q3 की वजह से इस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज F3 एंड Q4 की वजह से जो फोर्स लग रही है दैट इज F4। अभी मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको, इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। तो इस चार्ज पर टोटल फोर्स कितनी लगी, तो F नेट जो लगा वो हुआ आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। मान लेते हैं इस सिस्टम के अंदर n चार्जेस रखे हुए हैं, तो फोर्स कितनी लगेगी, Fn। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखा रखी है, तो इसको आप बोलोगे वेक्टर सम ऑफ द टोटल फोर्सेस। ठीक है, इसको वेक्टर सम कहते हैं, जिसमें आप F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 करते हो, तो इसको बोलते हैं वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम किसका बोल रहे हैं, फोर्सेस का। ये फोर्सेस है सारी की सारी जो कि चार्ज Q पर लग रही थी। ठीक है, तो ये वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस है। तो ये एक रफ आइडिया दिया है मैंने, ये आपका सुपरपोजिशन है। तो सुपरपोजिशन सिर्फ ये डील करता है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, बस ये देखना होता। सुपरपोजिशन समझने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सुपरपोजिशन बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते और न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब आप उन्हें स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल कह सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है आपको। तो सुपरपोजिशन समझ लेते हैं, बाकी को मैं रफ कर देता हूं। सुपरपोजिशन है क्या, मैं आपको इसको राइट करके दिखाता हूं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन क्या है, व्हाट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस
देखिए हम सुपरपोजिशन फोर्सेस का भी देखेंगे, ये फोर्सेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन आप फोर्सेस का भी देखोगे और सुपरपोजिशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखेंगे। एक्चुअली हम हर वेक्टर क्वांटिटी का सुपरपोजिशन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी जो दूसरे पर लगा रही है, मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगने वाली है बाकी चार्जेस की वजह से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो बाकी चार्जेस की वजह से एक सिंगल चार्ज पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है ये चेक करना चाह रहे हैं, तो उसका आपका वेक्टर सम जो है वही सुपरपोजिशन कहलाएगा। तो सुपरपोजिशन क्या, देखिए इसको समझिएगा, इफ देयर आर मैनी चार्जेस इन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पर फोर्स बाकी चार्जेस की वजह से ड्यू टू अदर चार्जेस, if there are many charges in the system then the net force on any one charge due to other charges is the vector sum of all forces acts on that charge। जो मैंने आपको रफ आइडिया बना के दिखाया था, जो एफ नेट निकाला था आपने, वो क्या कहा था आपने, F1 प्लस F2 प्लस, है ना, ऐसे ही आपने Fn कह दिया था। तो वही आप दिमाग में, है ना, बिल्कुल बना के चलिएगा इमेज कि आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं। इफ देयर आर मैनी चार्जेस इन द सिस्टम देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पर आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, जैसे हमने चेक किया था, तो वो फोर्स जो होगी वो वेक्टर सम होगी, है ना, वो वेक्टर सम होगी। क्या होगी, वेक्टर सम। किसका वेक्टर सम, ऑल फोर्सेस का, जो उस चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है उन सब का वेक्टर सम होगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो बाकी चार्जेस हैं हम एक दूसरे के इंटरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसी पर्टिकुलर एक पर देखेंगे कि भाई कितना फोर्स लग रहा है बाकी चार्जेस की वजह से, और वो बाकी चार्जेस अपने आप में किस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं उस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ ये देखेंगे कि पर्टिकुलर जिसको हमने वन चार्ज का उस पर बाकी चार्जेस का क्या इफेक्ट है, उनका वेक्टर सम देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। देखिए सुपरपोजिशन में थियोरेटिकल पढ़ लिया, अब हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस देखेंगे। किसी सिस्टम के अंदर तीन चार्ज लेकर के, तीन या फिर उससे ज्यादा चार्ज लेकर के हम एक सिस्टम क्रिएट करेंगे और उस सिस्टम में हम सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो देख लेते हैं कैसा होने वाला सुपरपोजिशन। ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूं, प्रिंसिपल मैंने आपको सुपरपोजिशन बता दिया। देखिए जिस तरह से मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया फोर्सेस का, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बताया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नहीं होगा, इफ देयर आर मेनी चार्जेस इन द सिस्टम देन द नेट फोर्स की जगह हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल। अब फोर्सेस की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क है, और जहां आपने फोर्स लिखा है वहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से निकल कर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का समझा दूंगा, ठीक है। तो टफ नहीं है, बिल्कुल भी इजी है, ठीक है। अब मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखा देता हूं, किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे आप, है ना, किस तरह से दो चार्जेस के बीच में आप इसको निकाल के दिखाओगे, क्या वैल्यू होने वाली है। तो वो भी बहुत सिंपल है, बस दिमाग लगाते चले जाइएगा और एकदम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक सिस्टम कंसीडर करना है। स्पेस में आपने एक सिस्टम कंसीडर किया,
इस सिस्टम में आपने एक चार्ज यहां ली, एक चार्ज यहां ली, यहां ले लेते हैं, और एक चार्ज आपने ले रखी है यहां पर। ठीक है, इस चार्ज को आपने कह दिया Q1, इस चार्ज को आपने कह दिया Q2, और इस चार्ज को आपने कह दिया Q3। ये आपका 2D के अंदर मैंने पूरा सिस्टम ले रखा। ये y एक्सिस आ गई, ये आपकी x एक्सिस आ गई। जब आपने 2D के अंदर ले रखा और पोजीशन दिखा रखी है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कि ये यहां पर है, तो पोजीशन दिखाओ। तो इसका पोजीशन दिखाएंगे, पोजीशन आएगा इसका ये। अब पोजीशन दिखा दिया आपने, तो पोजीशन को वेक्टर की फॉर्म में दिखाओ। तो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये R2। इसका मतलब ये है R2 जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है Q2 की पोजीशन। ठीक है, इसी तरह से आप Q3 की दिखाओ, तो Q3 की हो जाएगी ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दैट इज R3। तो ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दिखा दिया। Q1 की मान लेते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है दैट इज R, इसको R1 कहते हैं, तो ये R1 आ गई। ठीक है, तब हम इस Q1 पर Q2 की वजह से चार्ज देखेंगे। हम जो टोटल फोर्स देखेंगे, जो हम सुपर पोजिशन लगाएंगे, वो लगाएंगे Q1 के लिए। तो भाई हम सबकी नेचर सेम लेकर चल रहे हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस वाला प्लस को रिपेल करने की कोशिश करेगा। Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगाएगा इस तरफ को, तो जो फोर्स लगने वाला है Q2 की वजह से Q1 पर, वो इस तरफ आएगी। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर दो, 1 पर लगने वाली फोर्स 2 की वजह से, और वेक्टर ये गया। इसी तरह से Q3 चार्ज जो है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि हम जो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं वो Q1 पर कर रहे हैं। टोटल फोर्सेस कितनी लगने वाली हैं, तो भाई Q2 ने तो लगा दिया, अपना काम कर दिया, ऐसे Q3 लगा देगा, तो लगा देते हैं। तो Q3 जो लगाएगा फोर्स इस पर इस तरह से लगाएगा, थोड़ा तिरछा दिखा दीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, ये कुछ इस तरह से लगाएगा। तो ये फोर्स होगी F1 पर लगने वाली फोर्स, किसकी वजह से, 3 की वजह से। ये मिट गया Q1, इसको सही करके दिखा देते हैं, ये Q1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जिस तरह से आपने Q2, Q3 और Q1 का पोजीशन वेक्टर ले रखा था, तो ऐसे ही आपको ये वेक्टर दिखाना है। तो ये वेक्टर दिखाओगे तो ये वेक्टर कितना निकल कर आएगा, ये वेक्टर निकल कर आएगा R, ये निकल कर आएगा आपका R12, ये आपके पास R12 निकल कर आ गया। इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से दिखा दीजिएगा। ऐसे ये निकल कर आएगा R13, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर इसका जो फोर्स लग रही है F12, जब फोर्स लगती है तो उसका यूनिट वेक्टर के थ्रू डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है, तो यूनिट वेक्टर के थ्रू डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ये R12 जो है वो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है, तो इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं आप वेक्टर हटा करके। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, इसको Q1 को सही करके लिख दीजिएगा। ये जो फोर्स लग रही है F12, इसको आप यूनिट वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो यूनिट वेक्टर के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन बताता है फोर्स की। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, जिसको आप दिखाओगे R कैप। तो यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, R कैप 12। इसका मतलब ये है जो फोर्स लग रही है वो 1 पर लग रही है 2 की वजह से। तो डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी 1 पर आएगी, वो किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो डायरेक्शन भी वही होगी, फोर्स की डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में उसकी मतलब पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन आएगी निकल के। तो इसमें कोई टफ नहीं है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई आपके पास, R कैप 12। इसी तरह से आपका ये निकल कर आएगा R कैप 13। ठीक है, 13 वाले फोर्स की डायरेक्शन, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन आपका ये हो गया। आपके पास एक फोर्स लग रही है F12 13 और एक लग रही है F12, तो इन दोनों फोर्सेस का भी रिजल्टेंट कहीं ना कहीं निकल कर आएगा। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आप मान लेते हो कि ये निकल कर आया, जिसको आपने कह दिया F।
जिसको हमने एफ नेट कहा था ना, तो ये हमने एफ कह दिया। ठीक है, तो इसको आप इससे ऐसे मिला दीजिएगा, इसके हेड को, ये आपने ये मिला दिया। तो हमें ये एफ निकालना होता, इसके ऊपर एक कैप लगा दीजिएगा, आपको ये एफ निकालना होता। आई होप आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम में कुछ नहीं है, आपने Q1 ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर दिखा दिया, आपने Q2 ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर दिखा दिया, अब आपने Q3 ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर दिखा दिया। पोजीशन वेक्टर तीनों के दिखाने के बाद आपने कहा इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R13। तो भाई इनका यूनिट वेक्टर भी दिखा दो। फोर्स जो लग रही है वो रिपल्सिव फोर्स लग रही है 1 पर, वो F12, तो यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में किधर को आ जाएगी, R12 के डायरेक्शन में। इसी तरह से जो फोर्स लग रही है Q1 पर, वो लग रही है Q3 की वजह से ऊपर की तरफ को, तो यहां पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी R13। ठीक है, अब हम लगाते हैं बाय कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाय कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप यहां पर F12 की बात करोगे, देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं आपको, तो क्या हो जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F12 1 और 2, तो भाई दोनों चार्जेस आपको लेने पड़ेंगे Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q1 Q2। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है R12, इसका स्क्वायर दिखा दिया आपने। चूंकि आपने वेक्टर दिखाया है तो आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, तो यहां डायरेक्शन क्या निकल कर आएगी आपके पास R12, तो ये आपने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिखा दिया। इसी तरह से आप F वेक्टर 13 भी दिखा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और R13 का स्क्वायर और R13। डायरेक्शन दिखा दिया आपने। डायरेक्शन के साथ साथ इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। तो यूनिट वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखिए किसी भी अगर वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता तो आप क्या करते हो, मान लेते हैं आपको कोई वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। कॉन्सेप्ट समझे यार, ये आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा तो आप कहोगे ए वेक्टर और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ आर कैप चाहिए, आर कैप की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब आर का वेक्टर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप पहले आर कैप 12 निकालते हैं। आर कैप 12 क्या होगा, आर कैप 12 की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे आर वेक्टर 12 और इसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर 12 का। ठीक है, और आर कैप 12 है क्या, दैट इज पोजीशन यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स, ये यूनिट वेक्टर है जो Q1 की तरफ को पॉइंट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q1, आपके पास आर कैप 12 की बात कर रहा हूं। इसी तरह से आर कैप 13 की बात करोगे तो ये होगा पॉइंट यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q1। ठीक है, फ्रॉम कहां से कर रहा है भाई, ये R12 की बात करोगे फ्रॉम Q2। आई होप ये सब चीज समझ में आ गई होंगी, बेसिक चीज है। अब आप R12 की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहां से, तो आर कैप 12 इज इक्वल टू आर वेक्टर 12 की वैल्यू निकालोगे तो देखिए आर वेक्टर 12 ये है आपके पास, और ये आपके पास R2 वेक्टर है और ये R1 वेक्टर है। तो वेक्टर सम प्रॉपर्टीज है कुछ ये इस तरह से निकल कर आ रहा है, ये आपके पास R1 वेक्टर है, ये आपके पास R12 वेक्टर है और ये आपके पास R2 वेक्टर है। अगर आप वेक्टर सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको पता है, देखो साइक्लिक रूप से देखोगे तो ये आपके पास R2, ये R12 और ये R1, तो ये आपका रिजल्टेंट है R1, ये किस किस के सम के बराबर होता है, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। लेकिन आपको R12 वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएगा, R12 वेक्टर के।
तो R12 वेक्टर की जो वैल्यू हो चुकी है वो है R1 माइनस R2, तो रख दीजिएगा यहाँ को, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और यहाँ मैग्नीट्यूड है तो इसी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख रखा है। अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ट्रांसलेट करूंगा तो क्या करना होगा मुझे, देखिएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए इसको भी आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखोगे तो आप कहोगे इसको R1 माइनस R2, ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू रखिएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने निकाल के दिखा रखी है यहाँ से, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। देखिए इसको आप अलग, ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आ गया और ये आ चुका आपका पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो ये आपने अभी F12 निकाला। सिमिलरली अगर डायग्राम समझ में आ गया होगा तो मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। सिमिलरली आपके पास F13 जो निकल कर आएगा पोजीशन की फॉर्म में, वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, ये R13 है तो यहाँ हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ 1 माइनस 2 था, R1 माइनस R2 था, तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R3 वेक्टर, ये लगा हुआ है और ये स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा R1 माइनस R3 अपॉन R1 माइनस R3, इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह से बहुत सारे फोर्सेस के लिए निकाला जा सकता है। तो हम इसका सुपरपोजिशन लगाते हैं। देखो फोर्सेस तो निकल कर आ गई, F13 भी निकल कर आ गए आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, F13 आपने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी निकाल रखा। तो पहले हम सुपरपोजिशन लगाते हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म पे, फिर उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपको क्या करना, आप सुपरपोजिशन लगाना। तो बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगाइएगा भाई। तो सुपरपोजिशन लॉ लगाओ तो क्या होगा, आपके पास किसी एक फोर्स पर, सॉरी किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, बाकी सभी चार्ज उनका वेक्टर सम करना। तो कर लीजिएगा। हमने वहां पर Q1 ले रखा था, तो हम क्या कहेंगे, Q1 पर जो लग रहा है फोर्स, बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 बाय अदर चार्जेस। तो क्या होगा आपके पास, जिसको आपने F कहा था, याद है आपको, मैंने यहां F बनाकर दिखाया था। तो F वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा F12 वेक्टर। इसको 1 कहो आप, जो आपने F1 कहा था चार्ज Q1 पर, तो उसको आप F1 कहो। F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। अगर आपने n चार्जेस ले रखे हैं तो उस केस में ये होगा। अब आप F12 की वैल्यू रखिएगा। पहले मैं इसको रखूंगा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सबके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 तो कॉमन है, तो इसको पहले आप कॉमन ले लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 रहेगा ये, तो अंदर क्या बचेगा, Q2 और यहां से R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 12 प्लस F13 में क्या कीजिएगा आप, तो भाई F13 के अंदर कॉमन वाला पार्ट तो बाहर गया, तो ऊपर बचेगा Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और R13 का यूनिट वेक्टर। इसी तरह से nth चार्ज जो है वो फोर्स कितनी लगा रहा होगा, तो यहां का होगा आपको Qn R1n का स्क्वायर और R कैप 1n। ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। इसको आप समेशन करके दिखा दो। समेशन करके मतलब
आपको क्या करना है, नेट फोर्स आपकी F1 तो है ही, इसको समेशन की फॉर्म में दिखा देते हैं। तो समेशन की फॉर्म में उस चीज़ को दिखाएंगे जो चीज़ है ड्राइव हो रही है, बन रही है। जो चीज़ फिक्स है उसको फिक्स को बाहर दिखा दो, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको समेशन की फॉर्म में आपने दिखा दिया। समेशन की फॉर्म में दिखाओगे तो आपका देखो ये तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब नीचे जो आ रही है वैल्यू R1 तो आएगा ही आएगा। ये चेंज हो रहा है 2 3 फिर आगे को 4 5, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप कह दोगे यहाँ R1। अब देखिए 2 से स्टार्ट होता है तो आप यहाँ कह दोगे N, यहाँ N मत को, यहाँ का I, और I जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 से, ठीक है। तो ये नीचे वाले पार्ट की बात कर ली मैंने, ये Q2 ये Q3, तो इस आपको कह दोगे QI, यहाँ क्या कह दोगे आप QI। इसी तरह से R वेक्टर 1 तो फिक्स है सबका, और 2 जो है 2 3, तो इसे आप कह दोगे यहाँ I, ठीक है। और इसको आपने देखो ये आपका समेशन की फॉर्म में बिल्कुल बनकर आ गया। लेकिन आपका ये समेशन कहाँ तक चलेगा, तो I = 2 से लेकर I = N तक चलेगा ये, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर भी मेंशन कर दीजिएगा। तो ये आपने गाइस, ये आपने जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगने वाला है वो आपने अभी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख रखा। इसको मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, बस थोड़ा सा काम करना होगा। वो क्या है, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, F1 वेक्टर, Q1 तो ऐसे रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऐसे रहेगा। यहां देख लेते हैं I = N है और यहाँ I = 2 है। Q1 ये तो ऐसे रहेगा, QI सॉरी, ये तो ऐसे रहेगा। अब देखो R1I था, तो इसे आप क्या कह दोगे, आप R1 माइनस RI, इनकी वेक्टर फॉर्म, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस कैप को आप क्या दिखाओगे, R, देखिए यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, ये वेक्टर लिखा गया है और इसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखोगे, तो यहाँ पर स्क्वायर रह गया और यहाँ पर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपने मैग्नीट्यूड जो दिखाया है पूरा का पूरा दिखा दिया, और ये आपने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रखा है आपका सुपर पोजीशन। तो ये गाइस F1 था क्या यार, F1 वो था जो आपने Q1 चार्ज पर Q2 और Q3 की वजह से नेट फोर्स देखा था, तो ये वो F1 था, ठीक है। इसकी वजह से ये फोर्स आई थी, इसकी वजह से ऐसी फोर्स आई थी, तो नेट फोर्स कुछ इस तरह से निकली थी। तो जो नेट फोर्स निकली थी ना वो आपने F1 कह रखी थी। तो गाइज यही सुपर पोजीशन है, सुपर पोजीशन है। आई थिंक आपको सुपर पोजीशन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आपको न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। मान लेते हैं आपका कोई ट्राइंगल है, यहाँ पर भी Q चार्ज रखा, यहाँ पर भी Q चार्ज रखा, यहाँ पर भी Q चार्ज रखा। तो ट्राइंगल में कैसे लगाते हैं, ये आपका A पोजीशन है, ये B है और ये C है। वो आपसे कहेगा A पर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स बताओ, और ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस B की वजह से फोर्स देखोगे, मान लोगे ये F है, इस पर फोर्स देखोगे, मान लोगे ये F है वेक्टर की फॉर्म में, तो नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स ये निकल कर आएगी इस F और इस F की। तो ये सुपर पोजिशन से ही सॉल्व होगी। तो इस पर जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं वो F और F का F नेट जो निकालेंगे वो दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम निकालेंगे। तो ये हो गया कुछ इस तरह से। ये आपको मैं स्क्वायर वाली प्रॉब्लम जो है उसके अंदर समझा देता हूँ। तो स्क्वायर वाली प्रॉब्लम के अंदर आपको कैसे सॉल्व करनी है, ये चीज़ स्क्वायर वाली प्रॉब्लम के अंदर आपको ऐसे सॉल्व करनी है। सपोज दैट आपके पास ये स्क्वायर है, ठीक है, सब पर पॉजिटिव चार्ज रखे हुए Q Q एंड Q, दैट इज A B C और D। अब आपको इसकी साइड दे रखी है A, इस A पोजीशन पर जो रखा चार्ज है उस पर बाकी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स चाहिए। तो ये वाला चार्ज जो है इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कुछ इस तरह की, इसको आपने F कह दिया। ये वाला चार्ज जो है इस पर फोर्स लगाएगा इस तरह की, जिसको आपने F कह दिया, क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है। उसी तरह से ये जो लगाएगा ये डायगोनली लगाएगा फोर्स कुछ इस तरह से, दैट इज आपने इसको कुछ, ये वैल्यू कुछ और आएगी, इसको आपने F डैश कह दिया वेक्टर की फॉर्म में। तो इस पर, ठीक है, जो A पर नेट फोर्स निकलने वाला है वो कितना आया आपके पास, F वेक्टर प्लस F वेक्टर, सही करके दिखा दे, और आपका F डैश वेक्टर। तो यही तो है आपका सुपरपोजिशन। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो, ये सुपरपोजिशन है। तो जब भी आपको सुपरपोजिशन निकालना हुआ करेगा तो किसी एक चार्ज पर
टोटल। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि दो वेक्टर अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर लग रहे हैं तो उनके कुछ स्पेशल केस बना लेते हैं ताकि आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इनसे। आपके पास मान लेते हैं एक वेक्टर ये है जिसको आपने ए वेक्टर कह दिया और एक वेक्टर ये है बी। हालांकि आपने 11th में पढ़ लगा होगा वेक्टर के अंदर, और ये आपने कह दिया कि थीटा एंगल पर ये एक दूसरे से इंक्लाइंड है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा, आप ऐसा मानकर चलते थे कि रिजल्टेंट आर वेक्टर ये होगा कुछ इस तरह का। तो इस आर वेक्टर की जो वैल्यू निकल कर आती थी, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल कर आता था वो आता था ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। ये मैंने ए और बी की फॉर्म में लिख रखा। बाय द वे ये आपका f1 और f2 भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो आ जाएगा ये आपका निकल कर आ जाएगा एफ नेट। तो यहां कैसे निकालोगे एफ नेट? मान लेते हैं थीटा एंगल पर था रिजल्टेंट, कि रिजल्टेंट जो है वो अल्फा पे है और दोनों जो वेक्टर है वो थीटा एंगल पर है। तो आपका जो निकल कर आ जाएगा एफ नेट, जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस का 2f1 f2 कोस थीटा। थीटा जो है ये वो एंगल है जो दोनों वेक्टर के बीच में बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर थीटा दोनों वेक्टर के बीच में बन रहा था, ठीक है। अब इससे हम केस बनाते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का मतलब ये है, अगर आपके पास बी वेक्टर ये है तो ए वेक्टर ये होगा 90 डिग्री का मतलब ये है, ठीक है। तब आपके पास रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो ये निकल कर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या है इसका? जब ए और बी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं तब उस केस में रिजल्टेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लाई करता, ठीक है। इसको आप रिजल्टेंट ऐसे दिखा दीजिएगा आर वेक्टर। मैं आपसे ये सिखाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है, जब भी आपको 90 डिग्री पर दो वेक्टर दिखाई दे तो आपको ये इतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको रिजल्टेंट दिखा देना, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अगर 90 डिग्री पर आपको दो वेक्टर दिखाई दे, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल ये है, आपके पास ये 10 न्यूटन का कोई फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और इधर लग रही है आपकी, चलो इसे मान लेते हैं आपका 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर फोर्स लग रही है आपकी F1 और F2 लग रही है आपकी 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो आएगी कहीं ना कहीं यहाँ आएगी, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। चेक कर लेते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 होगा 25, 25 को होता है 5। तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा 5 न्यूटन। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन भी अगर बताना हुआ करेगा तो हम tan थीटा tan अल्फा से बताएंगे, क्योंकि डायरेक्शन को हम अल्फा कहते हैं जनरल केस में। जैसे कि यहाँ मैंने अल्फा ले रखा था तो डायरेक्शन के लिए ले रखा था, तो tan अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब F2 वेक्टर अपॉन F1 वेक्टर प्लस F2 कोस थीटा। ये कुछ इस तरह से आपका, इसको दिखा देता हूँ, F1 सही करके बन जाता, ये आपका डायरेक्शन निकल कर आता। लेकिन 90 डिग्री के केस में, 90 डिग्री के केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सिंपल निकल कर आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3। और अल्फा निकालेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर 4 था तो बेस 3 था, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। चूंकि 90 डिग्री के केस में cos 90 की वैल्यू 0 हो गई थी, तो यहाँ से F1 tan अल्फा जो आ जाएगा वो आ जाएगा F2/F1, इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड। तो ये आपका डायरेक्शन का कुछ लोचा है, ठीक है। एक केस तो ये था जब थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, मैंने पॉसिबल एग्जांपल समझा दिए। एक केस और है जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके, क्योंकि न्यूमेरिकल में दे रखा है भाई लोगों, न्यूमेरिकल में दे रखा है, उसका यूज़ इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल में जब भी आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं आए। इसके न्यूमेरिकल थोड़े टफ लगते हैं बच्चों को, होते नहीं है, बस लगते हैं। अब हम कह रहे हैं इफ़, दूसरा केस आपके पास क्या, हम कह रहे हैं थीटा जो है आपका 120 डिग्री है। थीटा क्या है?
120 डिग्री। थीटा 120 डिग्री लोगे तो थीटा की वैल्यू 120 रखो, तो आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 120। अभी यहाँ पर आपको कोस 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2। 2 से 2 कट गए, माइनस आया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आपके पास आर था। अब इसमें भी अगर मैं a इक्वल टू बी कह दूं तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, मतलब दोनों वेक्टर बराबर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए इंटू ए। भाई बी की जगह भी आपने ए कह दिया, इसको मैं यहीं आगे दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर में से a के स्क्वायर बाहर निकालोगे तो a के स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब आ जाएगा नेट फोर्स a, ये रिजल्टेंट आ जाएगा a। तो r इक्वल टू आ चुका a। अब देखिएगा, इसको देखिएगा और फिर आपको इसको देखिएगा, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। जब दो वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो और उन दोनों वेक्टर की वैल्यू आपस में बराबर हो, तो रिजल्टेंट जो होता है वो किसी एक वेक्टर के बराबर होता। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है, मतलब क्या है, मतलब इसका ये है, मेरे पास एग्जांपल है, ये Q1 मत कहो, ये भी Q कहो, ये भी Q कहो, ये भी Q है। आपको पता है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। जब इंटीरियर 60 का है तो ये बाहर वाला जो एंगल बचा वो कितने का बचा, 120 डिग्री का। तो ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री। अब मैं कहूं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए पर बी कितना फोर्स लगाएगा, तो वो ये लगाएगा। मान लेते हैं ये एफ है, तो जितना फोर्स बी ए पे लगाएगा उतना फोर्स सी भी तो लगाएगा ए पे, क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस जो है ये भी सेम है। ठीक है भाई, तो इस तरह से दो फोर्स लग गए, इस तरह से क्या लग गए, ये दो फोर्स लग गए। अब देखिए दो फोर्स लग तो गए बेटा ये, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है, ये एंगल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का केस ले लेते हैं, 60 डिग्री का केस ले लेते हैं भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो पहले वाले के स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला कोस 60 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 2 से 2 कटा, 2f स्क्वायर प्लस 1f स्क्वायर ये है, ये हो गया 3f स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर f तो बाहर निकल कर आ जाएगा लेकिन √3 रह जाएगा, इसको आप कह दोगे √3f। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जानिसार, ये बात हमेशा याद रखना, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड, जब दो वेक्टर या दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड को और एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो, तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा बाय सुपरपोजिशन वो √3f निकल कर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ लेना। और अगर दो वेक्टर, भाई अगर कुछ केस ऐसा बन जाता कि इसी ट्राइंगल के अंदर एक फोर्स यहां आती और एक फोर्स यहां आती, इस तरह से, समझ रहे हैं, बन सकता ना केस जिसके बीच में एंगल 120 होता, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में लाई करती और रिजल्टेंट जो होती वो किसी एक फोर्स के इक्वल होती। ये केस ये वाला था मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो होती है वो किसी एक फोर्स की वैल्यू के इक्वल होती। तो 120 के केस में तो ये है, रिजल्टेंट जो आएगी वो किसी एक फोर्स के जस्ट इक्वल आएगी। लेकिन अगर रिजल्टेंट निकालनी है जब एंगल 60 डिग्री दे रखा हो दो वेक्टर के बीच में, तो रिजल्टेंट निकल कर आएगी √3f। ये केस और ये वाला केस ये तभी पॉसिबल है जब आपका फोर्स इक्वल लग रहा हो, मतलब F1 की वैल्यू F2 के बराबर हो, या फिर ए बी के हिसाब से कहें तो जितना ए है उतना बी भी हो। ठीक है, यहां तक इतना ध्यान रखें। वेक्टर समझा रहा हूं, पता नहीं क्यों वेक्टर समझा रहा हूं, जबकि 11th में आपने 11th में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी वेक्टर समझा रहा हूं।
इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर थीटा ले लेता हूँ 0 डिग्री, तब रिजल्टेंट कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू, अब cos 0 आ गया। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये क्या है मेरी उंगली, फिंगर क्या है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब रिजल्टेंट स्क्वायर से रूट कट गया a प्लस बी। देखिए आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसका मतलब 0 का मतलब क्या है भाई, थीटा 0 है, 0 का मतलब क्या, थीटा था क्या, थीटा था क्या, थीटा क्या था, थीटा था एक्चुअल में दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। अब दोनों फोर्सेस कह दो या दोनों वेक्टर कह दो, तो ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था। 0 का मतलब ये है कि अब दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। ए अगर ये है, बी अगर ये है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, वो है आपका थीटा 0 डिग्री। ठीक है, उस केस में आपको वैसे भी पता है जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो रिजल्टेंट में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो निकल कर आता है, रिजल्टेंट जो वैल्यू निकल कर आती है मैग्नीट्यूड की, वो दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल सम के बराबर होती है। अगर इसको वेक्टर सम से दिखाओगे तो वेक्टर सम से भी दिखा दो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरह से अगर थीटा में 180 डिग्री ले लेता हूँ, 180 का मतलब ये है एक वेक्टर इस तरह से लग रही है, दूसरी वेक्टर इस तरह से लग रही है। अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो रिजल्टेंट जो निकल कर आएगी वो ए वेक्टर का डिफरेंस बी वेक्टर के साथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैंने वेक्टर समझा दिया, मेरा मौजू नहीं था बताना, लेकिन फिर भी बता दिया ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा, सिर्फ सुपरपोजिशन, वो भी बहुत वास्ट तरीके से डिटेल के अंदर, साथ में जो पॉसिबल केसेस हैं जो आपके न्यूमेरिकल, इसके जस्ट आगे के न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने वाली है, सभी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद अब जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, आपने सुना ही होगा, इलाका कुत्तों का होता है ये डायलॉग। तो वैसे ही हर चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, अपनी एक पहुंच होती है हर इंसान की। जिस तरह से हर इंसान की अपनी एक पहुंच होती है ना, ऐसी चार्ज की भी अपनी एक पहुंच होती है, अपना एक फील्ड होता है। क्यों भाई, हर चार्ज का अपना एक फील्ड होता है। जैसे कि एक मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, कि अगर उसमें कोई लोहे की चीज़ लेकर आ जाओ या फिर दूसरी मैग्नेट को ले आओ तो चिपका लेती है। तो इसी तरह से चार्ज के साथ भी यही हरकत होती है, चार्ज का भी अपने एक क्या होता, फील्ड होता। ठीक है, अच्छा एक प्रैक्टिकली एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा बदमाश रहता। अब एक पर्सन बेचारा कोई अजनबी उस बदमाश से बहुत डरता, तो होगा क्या, ये बदमाश जिस एरिया में रहता है, जिस लोकेलिटी में रहता, वो एरिया जो है पूरा का पूरा वो इसका फील्ड हुआ। ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा जो बाहर से हम लेकर आ रहे हैं वो तो डर रहा, तो वे जब डर रहा तो भाई ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, वो उसे लाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। ठीक है ना, उसको लाना पड़ेगा। जब लाना पड़ेगा तो भाई हम फोर्स, जब लाना पड़ेगा तो भाई वो जब हम उसको ला रहे हैं तो वो हमारे फोर्स को फील नहीं करेगा, हमारे डर को फील नहीं करेगा। यस, वो उस बदमाश के डर को क्या करेगा, फील करेगा। तो यही तो है। अब देखो उसे फोर्स लगने लगी, एक इनविजिबल फोर्स, डर जिसको कह रहे हैं, वो बहुत डर रहा है बेचारा, उस पर एक इनविजिबल फोर्स लग रही है। तो वो फोर्स और उसके खुद की वैल्यू के रेशो को ही कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने लिंक कर दिया इसको पूरे को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या भाई, कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज है, तो इसके चारों तरफ एक अपना एक फील्ड है, अपना एक फील्ड है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल डिफाइन करना हो तो ये कह देंगे कि द क्लोज रीजन, ये रीजन अराउंड अ चार्ज where another charge experience any force due to this one। समझ में आ रही है। अब वो फोर्स जो हो सकता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अट्रैक्ट कर ले, और ऐसा भी हो सकता है कि ये रिपेल करना शुरू कर दे। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो रिपल्शन लगेगा, डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता लग गया एक रीजन है जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज इन्फ्लुएंस कर रहा है अट्रैक्शन और रिपल्शन को। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे देखो ये टेस्ट चार्ज था, ये वो चार्ज था, ये वो आदमी था जो इसके डर से डर रहा था, इसका अपना रीजन है, तो ये आदमी डर रहा है, इसको लेकर आ रहे हैं खींच कर। तो मान लेते हैं कि इसके फील्ड में आ गया ये, तो भाई इस पर फोर्स लगेगी ना, एक डर वाली फोर्स कि मुझे मार ना दे,
तो वो फोर्स और इसकी खुद की वैल्यू का रेशो को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इसको मैं फिर से आपको अब साइंस की लैंग्वेज में बोलता हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज इफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज यूनिट कूलम। इसकी वैल्यू को हमने यूनिट ले रखा, यूनिट कूलम, तो यूनिट वैल्यू ले रखी है, तो इस पर जो फोर्स लग रही है इसकी वजह से वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको मैंने यूनिट ले रखा था। मैं रेशो वाला अब बताता हूं। रेशो वाला क्या होगा? इसके थ्रू इस पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स और इसके खुद के रेशो को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसका बोर्ड पे समझा देता हूं। मान लेते हैं आपके पास ये चार्ज Q है, इसका अपना ये फील्ड है, और यहां पर आप एक टेस्ट चार्ज Q0 लेकर आ गए। तो Q0 जो है मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पर है। अब Q0 पर फोर्स लगेगी, मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो इस Q0 पर लगने वाली फोर्स F और इस Q0 के रेशो को इस पर्टिकुलर पॉइंट A पर क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, EA। समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज विच इज लोकेटेड एट पॉइंट A विद इट्स वैल्यू क्या है? मतलब Q0 या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो फोर्स और चार्ज की वैल्यू के रेशियो को ही कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर यहां बात करेंगे तो यहां की बात अलग कहेंगे, यहां फोर्स कितनी लग रही है और यहां चार्ज का रेशियो है ना, इसको आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। अब इसका डेरिवेशन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने निकाल ली, E = F अपॉन Q0। ठीक है, अब देख लीजिएगा E = F अपॉन Q0। ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है कि किधर को जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जा रही है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को होती हैं। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? इसका आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ को होता है। अगर यहीं आप बिसाइड दिस अगर आप निगेटिव चार्ज ले लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ को आएंगी, इनवर्ड आएंगी, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड द सरफेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ को निकल कर आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ को आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती है इसकी। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। चूंकि अब देखिए मैं पॉइंट चार्ज की वजह से निकालूंगा। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ना यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ F अपॉन यूनिट ऑफ Q। तो F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और Q का क्या होता है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकालोगे? डायमेंशन ऑफ E। ये इस बार बोर्ड में पूछा भी गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो डायमेंशन ऑफ E क्या हो जाएगा? बराबर डायमेंशन ऑफ N अपॉन C, न्यूटन पर कूलम। अब न्यूटन होती है फोर्स की, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/T-2, और कूलम का क्या होता है? C का। Q = होता है IT, तो ये हो जाएगा AT। कूलम का क्या हो जाएगा? A और T। तो इसको सही करके लिखोगे तो mL/T-3A-1। तो आपको इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हर किसी क्वांटिटी का। समझ रहे हैं? तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया आपने। अब निकाल लेते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से देखो, ये पॉइंट चार्ज रखा, सॉरी पॉइंट चार्ज तो ये है, और ये आपका टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। तो आप क्या कहोगे? ऐसे इसको कहोगे क्या? इसको ऐसे बोलोगे, कुछ इस तरह से बोलोगे। ये आपका मान लेते हैं ओरिजिन पर रखा हुआ। कौन से जिन पे? ओरिजिन। ठीक है, आपका ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन पर रखा हुआ है जिसकी पोजीशन वैल्यू जो है वो है आपकी आर। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, नॉर्मल मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं आर। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लेट से डेरिवेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख देता हूं पर को मेंशन करके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो कैसे कहोगे? लेट से
ये आपका ओरिजिन पे है, लेट से अ चार्ज Q is located at origin and the test charge is at point A. टेस्ट चार्ज जो है वो A पर है, देन द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q नोट, तो Q नोट पर फोर्स कितनी लग रही होगी, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट पर फोर्स ड्यू टू Q की वजह से Q नोट पर फोर्स जो लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर। मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में नहीं दिखा रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इज इक्वल टू क्या होता है आपका F/Q नोट, F की वैल्यू क्या निकल कर आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और नीचे वैल्यू क्या है Q नोट से Q नोट कट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यही वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। जिस चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जिस चार्ज की वजह से देखनी है उस चार्ज को रखो, और जहां देखनी है वहां तक की डिस्टेंस ले लो। अगर आपको यहां देखनी है तो यहां तक की डिस्टेंस ले लो, यहां देखनी है तो यहां तक की डिस्टेंस ले लो। तो उस डिस्टेंस का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना, और यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट चलेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकाल दी। कितना सिंपल आर्टिकल है, कुछ नहीं था, आपका एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था और आपने r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज Q नोट ले रखा है, बस आपने इसके बीच की फोर्स देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म हो गया। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन किसका सुपरपोजिशन देखना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन देखें तो उसके लिए आपको क्या करना, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको पिछला सुपरपोजिशन वाला बताया था सेम वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अपडेट कर देना। वही आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है बहुत सारा, है ना, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए किसी सिस्टम के अंदर। अगर आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा बना कर देता हूँ, रफली बना कर दिखा देता हूँ। आपके पास ये चार्जेस है और ये आपके पास एक चार्ज ये है, ठीक है। तो ये चार्ज है आपका Q1, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और ये क्या है आपके पास Q5, है ना। तो ये जो मान लेते हैं ये आपकी R1 हो जाएगी, इसी तरह से ये आपकी R2 हो जाएगी, ये R3 हो जाएगी, ये R4 हो जाएगी। ये R1 हो गई। देखो ये Q2 था, ठीक है, ये आपकी, इसको 2 ही कह दो यार, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया और 5 ये हो गया। एक्चुअली मैं इसका सुपरपोजिशन डिटेल में इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि हम सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं इसका नहीं मतलब फोर्सेस का पढ़ चुके हैं, वहां थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। तो भाई इन दोनों के बीच में, है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा चार्ज Q2, दैट इज आप कह दोगे भाई यार ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इस पॉइंट पर क्या है, ये E1 है, और इस पॉइंट पर क्या है, ये E2 है। ये फिर आप यूं कहें, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो E1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना आपका E2 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका E4 है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ई नेट कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो वेक्टर सम कर देंगे किसका, E1 का प्लस E2 का प्लस E3 का प्लस E4 का, है ना। इस तरह से अगर n चार्ज लगे हुए तो En का, तो ये आपका सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है। इसका भी अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो जिस तरह से आपने देखिए, ये आपका चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, यहाँ मान लेते हैं ये E2 होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, मान लेते हैं ये E1 होगा। दोनों वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ निकल कर आएगा ई नेट। तो आप क्या कह दोगे, ई नेट इज इक्वल टू, कह दोगे आप E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। एक्चुअल में बोर्ड में
ये पूछे नहीं जाते, बहुत रेयर केस में आपके सुपरपोजिशन पूछे जाएंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, एप्लीकेशन बहुत स्मार्ट है और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा। तो उसी के हिसाब से हमने ये सुपरपोजिशन पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमने ऐसे रफली समझ लिया, और थ्योरी भी इसकी सेम वैसी ही है जैसे मैंने वहाँ बताई थी आपको सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर। तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स को आपने डिटेल में पढ़ लिया, इसका आप ऑटोमेटिक कर दोगे, क्योंकि फॉर्मूलाज के अंदर जहाँ जहाँ चेंजेस आएंगे बस वहीं आपको वैल्यू चेंज करनी है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। इसको आप समझ लीजिएगा एक्चुअल में ये है क्या। तो अभी तक हमने जो देखा है आज की वीडियो के अंदर, वो हमने देखा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। फिर हमने जाना कि भाई हमने कुछ केस बनाए, वेक्टर पढ़ा, हमने थोड़ा सा वेक्टर पढ़ा, वेक्टर के अंदर कुछ केसेस बनाए। वेक्टर के साथ साथ फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलाका, एक फील्ड, रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। फिर हमने देखा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। फिर उसके बाद देखा हमने सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, थम्स अप करें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दिक्कत बहुत बड़ी है, लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है, कुछ पता नहीं है, दिक्कत आ रही है बच्चों को। और फिर भी आपको अगर यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत आई है अभी इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँ। धन्यवाद।